बाई के कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे अजीब-सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं कमरे में गुफ्तगू और कहकों की आवाज़ों को समझता था कि क्या बात हो रही है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और मैं इसमें कामयाब भी हो गया और मैंने देखा कि वह दोनों खेल रहे थे और मैं तकरीबन 15 मिनट तक छुप कर देख रहा था और मैं इस हालत में था कि मैंने दरवाज़ा बंद करके वापस जाने लगा। तो मैंने बहुत ही खामोशी से दरवाज़ा बंद किया। जब दरवाज़ा बंद कर रहा था तो मेरी भाभी ने मुझे कमरे के बाहर खड़ा हैरत से देख लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको आखिर तक सुनें और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरा नाम नवीद है और मैं गाँव में रहता था और मेरे वालिद इस्लामाबाद में रहते थे। मेरे वालिद हफ्ते में सिर्फ 2 बार हमारे गाँव आते थे। यहाँ गाँव में हमारे पास बहुत सारी फसलें थीं जो मुकम्मल तौर पर घर से जुड़ी हुई थीं। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन गाँव के पाकीज़ा खाने और माहौल ने मुझे सेहतमंद जिस्म और चमकदार रंग दिया था, जो देखने वालों को बहुत मुतासिर करता था। हमारे घर में मेरे मामू और मेरी 2 छोटी बहनें और मेरा बड़ा भाई साथ रहते थे। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी तालीम के लिए इस्लामाबाद के हॉस्टल में रहता था। इसकी शादी मेरे मामू की बेटी से हुई थी। हमारे ख़ानदान में मज़ाक और शुगल का बहुत रिवाज था। सब खुशगवार माहौल में रहते थे। बचपन से ही मुझे वर्जिश का शौक था। मैं अपने जिस्म पर तेल से मालिश करता था और हर रात इसी तरह सोता था। सुबह उठता, दौड़ता और फिर वापस नहा कर नाश्ता करता। सुबह को मेरी खाला मेरे लिए खाना पकाती और दोपहर को मेरी 2 छोटी बहनें खाना पका कर लाती थीं। मैं अपने दिन ऐसे ही गुजारता था। मैंने स्कूल की तालीम मुकम्मल की और यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए इस्लामाबाद आया। यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जवानी क्या होती है। गाँव में हर चीज़ साफ़-सुथरी थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता था। हालाँकि हमारे गाँव में और भी कोई ऐसा नहीं था कि वो तालीम के लिए गाँव से बाहर जाए। यहाँ इस्लामाबाद में सबके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो अपना माल हो। लेकिन खैर की बात ये थी कि मुझे बाहर की हर किसी फ़र्द से भी एक अजीब-सी हिचकिचाहट महसूस होती थी। यहाँ तक कि अगर उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं नहीं कर सकता था। जैसे ही वो किसी लड़की के करीब जाता तो मुझे एक अजीब-सा खौफ महसूस होता। मैं यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत लड़का था। इसी दौरान गर्मियाँ तेज़ हो गईं और मुझे गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई। मैं अपने भाई के साथ गाँव वापस आ गया। रास्ते में मेरा भाई मज़ाक उड़ाया करता था और मुझसे पूछता था कि क्या मैंने कोई जीएफ बनाई है या नहीं। मैंने कहा, भाई क्या आप मुझे ऐसा समझते हैं? उन्होंने कहा, तुम हसीन हो, लेकिन इस्लामाबाद की लड़कियाँ भी बहुत हसीन थी, लेकिन मुझे किसी पर दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने अपने भाई को अपना खौफ बताया कि मुझे लड़कियों के करीब जाने से कतराता हूँ। आपको हाल बताएं। मेरे भाई ने कहा, जब आप तुम इस्लामाबाद वापस आओगे तो मैं तुमको अपने चंद दोस्तों से मिलवाऊंगा और तुम्हारी हिचकिचाहट को दूर करेंगे। इसी तरह बातें करते करते हम घर पहुंच गए। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सब हमसे मिले और बहुत खुश हुए और फिर हम सब खाने की मेज़ पर खूब कहके लगाकर बातें करते रहे और हम थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। रात के तकरीबन 2 बजे मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगा तो घर का नक्शा कुछ ऐसा था कि मेरे भाई, भाभी और चचा चच्ची का कमरा पहली मंजिल पर था, जबकि माँ, बहन और हमारा किचन निचली मंजिल पर था। भाई के कमरे के सामने से गुजरे तो मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं कमरे की गुफ्तगू और कहकों की आवाज़ों को समझता था कि क्या बात हो रही है और क्या नहीं, लेकिन फिर मैंने थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और मैंने इसमें कामयाब भी हो गया। और मैंने देखा कि वो दोनों खेल रहे थे और मैं तकरीबन 15 मिनट तक छुप कर देख रहा था और मैंने इस हालत में था कि मैंने दरवाज़ा बंद करके वापस जाने लगा। तो मैंने बहुत खामोशी से दरवाज़ा बंद किया। जब दरवाज़ा बंद कर रहा था तो मेरी भाभी ने मुझे कमरे के बाहर खड़ा हैरत से देख लिया था। मैं डर के जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर आते ही मैं सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया है। पहले अपने भाई को देखना फिर अपनी भाभी को देखना। मैं खुद हैरान था कि मुझे क्या हो गया है। मैं कुछ देर बिस्तर पर लेटा इसी तरह सोता रहा। फिर मुनासिब मालूम हुआ कि सुबह उठकर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। मुझे अपनी पुरानी आदतें याद आ गई कि कैसे मैं अपने जिस्म पर तेल की मालिश करता था। तो मैंने सरसों का तेल उठाया और अपने पूरे जिस्म की मालिश करने लगा। मुझे अपने पूरे जिस्म की मालिश करने में तकरीबन 1 घंटा लगा और मैंने अपने बिस्तर पर चादर बिछा दी जिससे तेल बिस्तर को ना लगे। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा तो ख्वाब में मेरी भाभी मेरे सामने नमूदार हुई और मैं अपनी भाभी के साथ रात गुजार रहा था और मैं अपनी नींद में डूब रहा था। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मैंने जल्दी से शावर लिया और नीचे उतरा और सब खाने की मेज़ पर बैठे थे। मैंने डाइनिंग टेबल पर नजर डाली तो नीचे बैठी अपनी भाभी की तरफ देखा। मैं खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गया। मेरा भाई मुस्कुरा रहा था और सब पूछ रहा था कि हम सब कैसे हैं। भाई भाभी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने अपनी माँ को देखा और मेरे भाई ने मुझे देखकर कहा कि इतना कमज़ोर हो गए हो, लगता है कि तुमको खाना सही नहीं मिलता। और ये कहकर मेरी भाभी ने मुझे तंग करने के लिए अपनी मेरी प्लेट में खाना डालना शुरू कर दिया। इसने मुझसे कहा, आप इनकी शादी कर दो ताकि कोई निगरान आए। नाश्ते के बाद मामू खेत में गए और कहा, अगर तुम चाहो तो अपनी ज़मीन भी देख सकते हो। थोड़ी देर बाद खाला चाय लेकर आ गई और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि आप शादी करवाएं लड़के की। वो बिला वजह मुझे छेड़ रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और अपने फार्म की तरफ चला गया। वहाँ मेरे पुराने दोस्त भी साथ थे। मैं इनके साथ अच्छा वक्त गुजारा। हमने दोपहर का खाना बाहर खाया और शाम को घर वापस आया। भाभी अब नजर आ रही थी, इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो मुझसे खुश है। भाई भी अपने दोस्तों के पास गया हुआ था। वो वापस आया और शाम को हमारे साथ खाना खाया। मैंने मसाज किया और बिस्तर पर लेट गया। भाभी की मुकम्मल शक्ल मेरी आंखों में घूम रही थी। बिला वजह और इस लिबास में बहुत खूबसूरत
लग रही थी। इससे पहले मैंने इनको इस तरह कभी नहीं देखा था और यही सोचते हुए मुझे खाला की हरकतें भी याद आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करना चाहती हैं। इसकी बेफिक्र आंखें और जिस तरह इसने मुझे छू लिया वो कुछ और ही इशारा कर रही थी। मैं थोड़ा सा अजीब-सा महसूस कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हसीन नहीं थी, वो इन्हीं ख़वातीन में से थी जो उम्र के साथ हसीन बन जाती हैं। इनके लंबे सफ़ेद हल्के गुलाबी बाल और बहुत गोल चेहरा, ये सब सोचकर मेरे बेबस हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू पाया। मैंने लाइट ऑफ की और सो गया। सोते हुए मैंने ख्वाब में भाभी को देख रहा था और मुझे लगा कि वो मेरे साथ है। इस दौरान मुझे लगा कि किसी ने मेरा हाथ छुआ है और ये एक ख्वाब था। हकीकत में मेरी दिल खुश हो गई थी। इसके साथ ही मुझे एक सरगोशी भी सुनाई दी। कल रात मैं देख रहा था कि मेरे भाई के कमरे में क्या हो रहा था। लगता है भाई इस्लामाबाद जाकर बहुत तेज़ हो गए हैं और मैं अपने होश खो बैठा था और अब इतने में मुझे खाला की आवाज़ आई। मैं वाक़ई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं खाला के सामने किसी बच्चे की तरह हूँ और वो मुझे मेरे साथ खेल रही हैं। फिर मुझे देखकर खाला ने कहा, कल तुमने अपनी भाभी को कैसे देखा? मैंने कहा, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। खाला ने मुस्कुरा कर कहा, आखिर वो अपनी माँ के ऊपर गई है। मैं ये सुनकर मुस्कुरा दिया। खाला ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई इससे प्यार करता था? और मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? खाला ने कहा कि इनमें प्यार है कि नहीं। मैंने कहा, मुझे कैसे पता हो सकता है इसके बारे में? वो कहने लगी, क्योंकि तुम्हारे बाप और चचा ने तुम्हारे भाई की शादी इसकी मर्ज़ी के बगैर की थी, इसलिए पूछ रही हूँ। अब तो तुम्हारा भाई भी इसे ठीक से खुश करता होगा। मेरा भाई अक्सर हॉस्टल में रहता था, इस बार वो मेरे साथ ऐसे ही आया। भाई के बारे में ये सुनकर इसका सारा मंजर मेरे सामने आ गया। मैंने खाला से कहा कि मैं अपने भाई से पूछूंगा। फिर खाला ने उठकर कहा, नवीद अब जा रही हूँ। वो उठी तो यूं लगा जैसे मेरे कमरे के दरवाजे से कोई हट गया हो। मेरे कमरे की लाइट ऑन थी लेकिन बाहर की लाइट बंद थी, जिसकी वजह से हल्का सा साया दिखाई दिया था। खाला ने मुझे दोबारा गले लगाया और कहा, नवीद मुझे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं जा रही हूँ। मैं इनको बाहर छोड़कर बिस्तर पर आकर सो गया। रात को सोते हुए भी मुझे अजीबोगरीब ख्वाब देख रहा था। भाभी मेरे आगे भागे रही थी और मैं इनसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कभी-कभी मैं इसके आगे-आगे भागता हूँ और वो मेरे पीछे भागती थी। ऐसे अजीबोगरीब ख्वाब देखकर जब मैं सुबह उठता तो मुझे बहुत देर हो चुकी थी। सब घर वाले नाश्ता कर चुके थे। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मेरी वालदा मेरे सामने खड़ी थी और वो मुझे से पूछ रही थी कि मैं कैसा हूँ। मैंने इनको बताया कि सब कुछ ठीक है, बस इतना है कि मैं रात को देर से सोता था। वालदा ने मुझे बताया कि आपके भाई इस्लामाबाद से आपकी वालिद के बारे में फ़ोन आया था और वो बड़ी जल्दी से वहाँ गया है। मैं भी थोड़ा परेशान हुआ था। मैंने माँ से कहा कि खैर से जाना हुआ। उन्होंने बुलाया कि शायद कोई मसला हुआ है वहाँ, इसलिए गया है। और मैंने वालिद को फ़ोन किया और इनसे बात करने लगा। वालिद ने मुझे बताया कि वो इस्लामाबाद में एक नया घर खरीद रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि इसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने अपने भाई को रकम और दस्तावेज़ के लिए पैसे भेज दिए। मैंने इनसे कहा कि अगर इसे मेरी ज़रूरत हो तो बता सकता है। बाप ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, आप गाँव की फसलें देखो और वैसे भी तुम घर का खाना खाते हो और वैसे भी तुम्हें अभी यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हुई थी। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है अब्बाजान, आप खुश रहो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और आज के वक्त के बारे में सोचने लगा जब दरवाजे के बाहर एक साया हरकत कर रहा था। मुझे डर था कि खालू कहीं जाग गए होंगे और उन्होंने देख लिया होगा। इतने में खाला मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। वो सुबह का खाना लेकर आई थी और खाने लगी। कहने लगी, नवीद जाग गया है, आओ मैं तुम्हें खुद खाना खिलाऊं। मैं हंसने लगा और कहा कि लगता है ख्वाहिश पूरी नहीं होती आपकी खाला। खाला ने जल्द कदरे संजीदा होते हुए कहा, मेरी जान भी नवीद तुम्हारे लिए है। मैं खाना खाने लगा तो आंटी भी बहुत गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। खाना खाने के बाद मैं बाहर आया और चाय पीने के लिए खाने की मेज़ पर चला गया। मेरी दोनों बहनें मुझसे 1 साल बड़ी थी। मैं CS का टेस्ट देकर फ्री हुआ था तो मैं इनकी बातों में खो गया। चूंकि वो जवान थी इसलिए मैं थोड़ी देर अपनी बहनों के साथ खेलता रहा और फिर खेतों में चला गया। वहाँ खालू आम तो काम का मसरूफ थे। आज खेतों में कमी पानी की बारी थी जिसकी वजह से ट्यूबवेल पहले से चल रहे थे। खालू ने मुझे बताया, बोला कि कहा, बेटा तुमने इस्लामाबाद जाने के बाद ट्यूबवेल में नहाना छोड़ दिया? मैंने कहा, जी खालू। और फिर अब इनके इशारे पर ट्यूबवेल में उतर गया। मेरा जिस्म देखकर खालू हैरान रह गए क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी कि लेकिन मेरा जिस्म बता रहा था कि बहुत मेहनत करने वाला हूँ। मेरा जिस्म इतना खूबसूरत था कि मेरे पेट अंदर था और मेरा सीना चौड़ा था। खालू बोले, बड़ा हसीन तुम्हारा जिस्म, अगर मेरी और बेटी होती तो मैं शादी कर देता। अचानक मुझे खालू की बात याद आ गई और मैंने कहा, खालू जान, आप को अपनी पहली बेटी की शादी के लिए भाई से रजामंदी लेनी चाहिए थी। खालू खामोश हो गए, बोले, बेटा मुझे तुम्हारे भाई से बहुत प्यार था और वो शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए हमने ये कदम उठाया, लेकिन बदकिस्मत है तुम्हारे भाई को ये पसंद नहीं आया। मैं नहा रहा था। बातें करते हुए खालू की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने भाई को राजी करूँ और इस घर में फिर से खुशियाँ आए। मैं नहा कर बाहर आया तो हमारे खेत में काम करने वाले आदमी खालस रात से भरी हुई बाल्टियाँ लेकर आए जो चीनी बनाने में इस्तेमाल होती है। मैंने बाल्टी भरकर खाली कर दी। इस तरह मैं शाम तक वहाँ मसरूफ रहा और कब वापस आया तो सब खाने की मेज पर बैठे थे। भाभी हमेशा की तरह खामोश थी और इनकी सफेद कलाइयों में सोने की चूड़ियों की आवाज भी मेरे दिल की धड़कन तेज कर रही थी। इसका दिल उदास चेहरा इसे मजीद खूबसूरत बना रहा था। मैंने इसके चेहरे को चूमना और कुछ मिठाइयाँ खाना चाहता था। मैंने अपनी बहनों के साथ कुछ देर टीवी पर एक सीरियल देखा। फिर मैंने अपनी माँ को शबे बखार खाया और आकर ऊपर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं खालिस गर्म दूध का लेकर आ गई। उन्होंने कहा, ये गर्म दूध पियो। मैंने कहा, कल रात तक सिर्फ मैं कुछ और था और आज इतना खास हो गया। और वो मुस्कुराकर इस दूध का गिलास लेकर गई। गिलास दूध में दाम और खुशमिजाज से भरा हुआ था।
मेरी खाला ने कहा, थोड़ा आराम करो। मैंने कहा, जैसा आपकी मर्जी, और मैं बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह खालू के साथ नाश्ता करके घर से निकला। खेत पर पहुंचकर खालू अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए और मैं एक छोटे से घर में दाखिल हुआ। ये हमारा घर था और जब खालू को सारी रात खेत में काम करना पड़ता था तो वो वहीं रहते थे। यहाँ 2 कमरे और एक छोटा सा बावर्ची खाना और एक घर के दूसरी तरफ किसानों का घर था। ये सब घर मेरे दादा ने बनाए थे ताकि मेरे दादा का ज़हन था कि हम खेतों के करीब रहें और सब्र से काम कर सके। मैं कुछ देर वहाँ बैठा और टीवी देखता रहा। जब मैं बोर हुआ तो खालू के पास गया और कहा, मैं अपने पुराने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। खालू ने पूछा, तुम कब आओगे? मैंने कहा कि शाम तक, और मैं अपने घर में जाऊंगा और रात को खाना साथ खाएंगे। मेरे खालू राजी हो गए और मैं मोटरसाइकिल लेकर अपने पुराने दोस्तों के पास चला गया। मेरे दोस्तों का हल्का महदूद था लेकिन सब की तरह मेरा भी एक करीबी दोस्त था। अरमान हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा था। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे और स्कूल के बाद भी हम हर जगह इकट्ठे जाते पढ़ते थे। हमने एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया। मेरे दादा जब घर आते तो मुझे अपने बचपन का ख्याल आता और इनके घर बाहर पहुंच जाता। मैंने दरवाजा खटकाया तो एक लड़की ने दरवाजा खोला और मैंने इसे अरमान की छोटी बहन समझकर तो और पहचाना, जो हमारे स्कूल की थी। पिछले एक क्लास थी, वो मेरी बहरी बहन की क्लास में पढ़ती थी। बचपन से ही हमारे दरमियान एक रिश्ता था। मैं आगे ना बढ़ सका। अरमान बाहर आया तो फातिमा ने मुझे पहचान लिया। इसकी आंखें चमक उठी। वो मुझे देखकर अंदर भागी और अरमान थोड़ी देर में बाहर आए और हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। हम काफी देर तक एक दूसरे से गले लगे रहे। फिर हंसते तक बोला शुरू कर दिया, मैं बुरा हो गया हूँ और एक दूसरे को भूल गए हैं। मैंने कहा कि वो मुझे अंदर नहीं बैठाएगा, यहाँ भी बाहर सब कुछ पूछेगा। अरमान घर में दाखिल हुआ तो अरमान की माँ, जिनकी मैं खाला कहता था, वो भी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने इनको सलाम किया और वो मेरी दुआ करने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि आपके इस्लामाबाद जाने के बाद ना आपकी वालदा और ना आपकी बहनें कोई नहीं आया। मैंने इनको मुख्तसर बताया कि मैंने इस्लामाबाद में क्या क्या किया। तो मैंने इनसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हैं। अरमान ने कहा कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद स्कूल के इनके हाथ में था और जब मैं अपने ज़ाती इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, उन्होंने देखा कि मैं और मेरी शरारतें और ताने संजीदगी में बदल चुके हैं। जब मैंने अरमान से पूछा कि तुम कितना बदल गए हो, तो इसने कहा कि वालिद के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अब किसको छेड़ा जाए और किसका मजाक उड़ाया जाए। फातिमा पहले ही चाय और बिस्किट लेकर आई और वो भी बदल चुकी थी। स्कूल में वो अपने सर पर दुपट्टा रखती थी और अब इसके खूबसूरत लंबे बाल थे। वो चेहरे पर हर वक्त तेल बहता रहता था। अब चमकदार हो गया। बड़ी आंखें, पतले होंठ और खूबसूरत नाक। इसके ऊपर इसने मेहंदी रंग के लगे हुए कम चौड़े पजाने पहने हुए थे। मैंने अरमान का मजाक उड़ाया कि हमारी क्लास में एक लड़की थी जिसे हम रोती कहते थे। हर वो छोटी बात पर रोती थी, कभी ज्यादा होमवर्क करने के लिए और कभी टेस्ट नाकाम होने के लिए। ये सुनकर अरमान हंस पड़ा और फुला कर, ये तो बहुत अच्छा मजाक है, इतने ऐसे बात मिले हो, कैसे मजाक कर रही हो? खाला को आने दो, मैं उनसे शिकायत करूंगा तुम्हारी। मैं कल अपनी माँ बहन के साथ आऊंगा, तुम जितनी मर्जी शिकायत कर सकते हो। अरमान भी मेरी फातिमा की बहन के साथ पसंद करता था। फातिमा गुस्से से बाहर चली गई। फातिमा के जाने के बाद मैंने अरमान से कहा, वो पहले ही बहुत नाराज है। इसके बाद हमारा मौजूद स्कूल की तरफ चला गया। मैंने इसे मिस जैनब के बारे में पूछा। हमारी फिजिक्स की टीचर थी और वो एक स्कूल टीचर के साथ डील कर रही थी। अरमान चूंकि प्रिंसिपल का बैठा था इसलिए इसको तमाम मालूमात थी। अरमान वही था जो मुझे बताता था कि कौन सा उस्ताद और लड़कियां मुझसे दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन मैं स्कूल का सबसे खूबसूरत लड़का हुआ करता था। कई बार अरमान ने मुझे इसमें निबड़ने का मशवरा भी दिया लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। फिर मैंने इनसे मरियम के बारे में पूछा। मरियम हमारी क्लास में थी, लड़कियों की मॉनिटर थी। अरमान जब लड़कियों का मॉनिटर आया तो इन दोनों की आपस में खूब चलती थी, लेकिन ऐसा था दोनों में मोहब्बत हो गई। इसका खत लेकर मरियम के पास गया। कुछ दिनों बाद वो दोनों लाइब्रेरी में पकड़े गए। अरमान मुस्कुराते हुए बताया कि तुम के जाने के बाद इसे छोड़ना पड़ा क्योंकि इसका खानदान पेशावर में चला गया। अब इसके स्कूल में एक और लड़की है और वो अब हमारी टीचर है। मैंने इसे पूछा कि मरियम सिर्फ एक इससे मोहब्बत करती थी। ये सुनकर अरमान चौंक गया और कहा कि इस्लामाबाद जाकर वो चालाक हो गए हो। मैंने भी हंसते हुए कहा कि बस वक्त की बात है और अब मैं बदला ले रहा हूँ। अरमान ने कहा कि कल वो समर कैंप जा रहा है और अपने पुराने उस्ताजा को सबसे मिलवाएगा। मैंने भी पहल की और अहले इलाका से पूछा कि इसने कहा कि मैं तुमको एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिससे तुम हैरान रह जाओगे। ये तुम एक के घर के बारे में है, तुमको सिर्फ मुझ पर यकीन करना होगा। इसके बारे में परेशान हो गया। इसने कहा कि मुझे इसके बारे में बताएं। अरमान ने इसके बारे में सोचा और कहा कि मैं जाकर तुमको दिखाऊंगा। एक बार फिर मैं परेशान हो गया और इसने मुझे यकीन दिलाया कि हम साथ चलेंगे। हम कमरे में बाहर आए। खाला से कहा कि हम यही खाना खाने जा रहे हैं। फातिमा भी हमारे साथ थी और कहने लगी कि आने की जरूरत नहीं, वरना हमारा खाना ज़ाया हो जाएगा। हम सब मुस्कुराकर घर से बाहर गए। अरमान भी मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठा और रास्ता बताया। थोड़ी देर में समझ गया कि रास्ता ना मालूम है। मैंने इससे दोबारा पूछा कि इसने कहा कि तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। मैं वहां और इसके साथ चलने लगा। मैं हैरान था कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद अरमान मुझे एक खिड़की के पास ले गया और मुझे अपने साथ आने को कहा। मैंने आगे बढ़कर अंदर देखा तो अंधेर उम्र का आदमी और 20 से 22 साल लड़की साथ बैठे हुए थे। आप समझ गया हूँ कि ये शख्स कोई और नहीं, मेरे प्यारे चचा थे। अरमान मुझे अपने खेत में जा रहा था और लड़की पीछे बैठी थी और वो एक किसान की बेटी थी। लड़की की रंगत अच्छी थी और इसकी आंखें पतली थी, इसकी नाक छोटी थी और इसके लंबे बाल इसकी कमर तक पहुंच गए थे। लड़की बिलाशुबह हसीन थी। थोड़ी देर में वो खेलना शुरू हो गया और हम देर तक देखते रहे। अब मैं समझ गया कि आगे क्या करना है। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा और कमरे के अंदर चला गया। दूसरी आवाज अरमान की थी जो मेरे पीछे कूद रहा था। चचा और इस लड़की ने हमें एक साथ देखा और इनके रंग बदल गए और अब हम समझ गया कि मेरे चचा इतना वक्त खेतों में क्यों गुजारते थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।